हम देखेंगे कि आखिर क्या होता है इंटरपोलेशन। तो इंटरपोलेशन वह विधि है जिसके अंतर्गत समान उच्चता वाले अगर दो बिंदु हमारे पास हैं तो उन दो बिंदुओं के बीच का एक बिंदु अगर हमको निकालना है तो उसको हम समानुपाती विधि से ज्ञात करेंगे। तो इसका हम परिभाषा देखेंगे और यह जो कार्य हम कर रहे हैं या चूँकि कंटूर मैप के लिए कर रहे हैं तो इसमें हम कुछ एजम्पशन मान्यताएं मान करके चलेंगे जिससे हमको कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो वो मान्यताएं क्या हैं उसको भी हम देखेंगे। इंटरपोलेशन का जो डेफिनेशन है उसको नोट डाउन करेंगे हम यहाँ पे। दो विभिन्न उच्चता वाले बिंदुओं के मध्य वांछित मान वाले बिंदु की समानुपाती विधि द्वारा स्थिति निर्धारित करना अंतर्वेशन कहलाता है। समोच्च रेखाओं का दो विभिन्न उच्चता वाले बिंदुओं के बीच मध्य भूमि की ढाल एक समान अर्थात यूनिफॉर्म दो विभिन्न उच्चता वाले बिंदुओं के मध्य भूमि की ढाल एक समान यूनिफॉर्म मान लिया जाता है। तो यहाँ पे जो भूमि की ढाल होगी वो कैसी होगी, वो यूनिफॉर्म। तो ये मान्यता हम लेकर के चलेंगे और इसके बाद कौन कौन सी विधियाँ हैं इंटरपोलेशन करने की उसको हम देखेंगे। तो मेथड्स ऑफ इंटरपोलेशन। मेथड ऑफ इंटरपोलेशन में तीन विधियां आती हैं। अंतर्वेशन की विधियां, तो इसके अंतर्गत जो विधियां हैं, जो सबसे फर्स्ट वाली विधि है उसको बोलते हैं एस्टिमेशन मेथड अर्थात अनुमान विधि। दूसरा है हमारा अरिथमेटिक मेथड, अंक गणितीय विधि। और जो हमारा थर्ड मेथड होगा उसको बोलेंगे ग्राफीय विधि, ग्राफिकल मेथड। ग्राफीय विधि। तो इन जो तीन विधियां हैं इनको हम बारी बारी से देखेंगे कि आखिर एस्टिमेशन मेथड के अंतर्गत हम क्या करते हैं, अरिथमेटिक मेथड के अंतर्गत क्या करते हैं, ग्राफिकल मेथड के अंतर्गत क्या करते हैं। एक पहला अनुमान विधि अर्थात
एस्टिमेशन मेथड। तो अनुमान विधि जो है यह एक रफ विधि है, यह एक रफ विधि है जिसके अंतर्गत दो बिंदुओं के मध्य इसके अंतर्गत दो बिंदुओं के मध्य ज्ञात किए जाने वाले बिंदु का मान अनुमान द्वारा ज्ञात कर लिया जाता है। अगर दो कंटूर लाइन है, जैसे एक ये कंटूर लाइन हो गया हमारा, इस पे अगर मान लीजिए कि वैल्यू हमारी 100 है, यहाँ पे 98 है, तो अगर इन दोनों बिंदुओं के बीच में जो वैल्यू हमको निकालनी होगी यहाँ पे, तो लगभग में हम अनुमान से देखेंगे कि कितने का दोनों के बीच डिफरेंस है और आखिर वो वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पे तो लगभग में हम पता कर सकते हैं, तो काफ़ी कुछ हद तक एक्यूरेट आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे विषम संख्या रहती कोई, तो उस केस में कैसे हम निकालते, अगर ये दूरी जो थोड़ा सा नज़दीक रहती इसके, तब हम कैसे निकालते हैं। तो एक रफ विधि लगभग मोटा मोटी मान इसमें हम निकालते हैं अनुमान विधि में। और इसमें एक पॉइंट हम और ये नोट करेंगे कि इस विधि में व्यक्ति विशेष, मतलब कि जो व्यक्ति कर रहा है ये काम, इंटरपोलेशन जो व्यक्ति कर रहा है, इस विधि में व्यक्ति विशेष के एक्सपीरियंस का योगदान होता है। अर्थात वो व्यक्ति के पास कितना एक्सपीरियंस है उसका वह प्रयोग करते हुए वैल्यू निकालने में मतलब मदद करेगा उसका एक्सपीरियंस। जो दूसरा मेथड है इंटरपोलेशन का, वो है अर्थमेटिक मेथड, अर्थात अंकगणितीय विधि। तो इसमें अगर जब दो बिंदु दिया रहेगा और उसके बीच का बिंदु हमको निकालना रहेगा, तो वो कैसे निकालेंगे। तो इसमें हम दो बिंदुओं के बीच का जो बिंदु है उसको समानुपातिक विधि द्वारा निकालेंगे। उसके लिए हम एक एग्जाम्पल की सहायता से उसको समझेंगे, तो चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी कि आखिर कैसे कैलकुलेट करते हैं। चूँकि अर्थमेटिक मीन मेथड जैसा हमने बताया था कि यह मैथमेटिकल कैलकुलेशन थोड़ा लंबा पड़ता है, इसमें अगर समोच्च रेखाएं ज़्यादा रहेंगी तो हमको ज़्यादा वैल्यू निकालना पड़ेगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, समय बहुत ज़्यादा लगेगा इसमें। अंकगणितीय विधि अर्थात अरिथमेटिक। तो निर्देशित बिंदुओं के बीच वाले बिंदु का मान, दो निर्देशित बिंदुओं के बीच वाले बिंदु का मान समानुपाती विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो एक पॉइंट ए हो गया। दूसरा पॉइंट ए लिखेंगे, यह विधि सबसे शुद्ध विधि है तथा सबसे शुद्ध विधि है। और दूसरा अगला पॉइंट ये भी लिख देंगे इसी में कि इसमें इसको करने में अधिक समय लगता है।
हमने अर्थमेटिक मेथड जो है इंटरपोलेशन का, उसको समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, जिसमें जो हमारे पास क्षेत्र है उस क्षेत्र को हमने स्क्वायर में बांट लिया है भिन्न भिन्न प्रकार के, और इसको हर एक कोने पे हमने खूंटियाँ गाड़ दी हुई हैं और उसका नाम लिख दिया। जैसे ए बी सी, तो यहाँ पे एक खूंटी लगी है बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, उसी तरह डी ई और एफ पे एक खूंटियाँ लगाए हैं हमने। फिर जी एच और आई पर भी हमने खूंटी लगाया है, और वहाँ पे जो लेबलिंग स्टाफ से जो वैल्यू आई है डेटम से, अर्थात मीन सी लेवल से जो हमने वैल्यू मापी है स्टाफ रख करके, तो वो वैल्यू हमारी जो आई है आर एल, उसको भी हमने लिख दिया। और ये जो दो हैं ये कंटूर लाइन है उस क्षेत्र में, जिनकी वैल्यू 150 और 151 है। ये दूरी हमने ले लिया है 20, और चूँकि वर्ग है सभी भुजाएं बराबर होंगी, तो ये वाली भुजा भी हमारी 20 ही होगी। अब ए से कंटूर लाइन के बीच यहाँ तक की जो ये दूरी है इसको ज्ञात करनी है। तो ये कैसे हम ज्ञात करेंगे? इंटरपोलेशन मेथड द्वारा वही डिस्टेंस जो एक्स डिस्टेंस है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो उसी को हम देखेंगे कि आखिर कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम वो डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो हमारी भुजा है ए बी भुजा है, वो ए बी भुजा की जो माप है वो 20 मीटर है, मीटर में लिया हमने। तो यहाँ पे लिखेंगे कि भुजा ए बी का मान 20 मीटर, और उसके बाद हमने जैसे लेबलिंग स्टाफ को बिंदु ए पर रखा, तो वो वैल्यू हमारा जो आया 149.60 आया है। और जो बी पे हमने लेबलिंग स्टाफ को रखा है, तो लेबलिंग मशीन की सहायता से जब स्टाफ की रीडिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे हमको लेबलिंग मशीन जो वैल्यू बता रहा है वो 151.80 है। तो चूँकि ये प्लान है, एक तरीके से ऊपर से देख रहे हैं, तो इसका जब सेक्शन के रूप में हम देखेंगे तो कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा कि हमने जब देखा दोनों तरफ तो कुछ इस तरीके से फिगर बना। तो जो ये जो तल है, ये तल के बीच में जो ये डिफरेंस आ रहा है, यहाँ से दूरी, ये जो डिफरेंस है उसी डिफरेंस को हम कैलकुलेट करेंगे। तो तलों का जो अंतर है ए तथा बी के तल का अंतर, ये हो जाएगा हमारा 151.80 माइनस 149.60, तो ये हमारा आ गया 2.20 मीटर। इसके बाद जो बिंदु ए है, बिंदु ए से इस कंटूर लाइन तक के बीच की जो दूरी है उसको हमको ज्ञात करना है। तो हमको इस दो बिंदुओं के बीच का भी तलों का अंतर ज्ञात करना होगा। हमको कैलकुलेट क्या करना है? बिंदु ए से कंटूर लाइन 150.00 के बीच की दूरी, ये हमको कैलकुलेट करना है, जो हमने यक्स माना है जिसको। और बिंदु ए से कंटूर लाइन, यहाँ से नहीं तथा रहेगा, बिंदु ए तथा कंटूर लाइन 150.00 के तलों का अंतर। तो जब हमने ए पर रखा तो 149.60 आया स्टाफ को,
और जब 150 वाली जो कंटूर लाइन है उसको हम जब प्लॉट करके ज़मीन पर ले आएंगे तो उसका भी हम उसी तरह तलों का अंतर चेक करेंगे। तो वो हो गया हमारा 150.00 माइनस 149.60, तो ये 0.00 मीटर इतना आ गया। अब हमारे पास ये दोनों तलों का अंतर है, तो अब यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे कि क्षैतिज दूरी समानुपाती विधि के द्वारा देखेंगे ए बी के तल का अंतर। तो क्षैतिज दूरी हमारे पास ये वाली जो दूरी है वो 20 है और ए और बी के तल का अंतर हमने ये कैलकुलेट किया हुआ है 2.20। और फिर क्षैतिज दूरी हमको चाहिए यहाँ से वाली दूरी के लिए x बटा हमें फिर इन दोनों के बीच के तलों का अंतर हमने ये कैलकुलेट किया हुआ है। अब हम इसको हल कर देंगे तो x बराबर कितना निकल के आएगा 20 × 10.40 भागे 2.20, तो ये आएगा 3.63 मीटर। तो हमको जो x की वैल्यू है वो निकल के आ गई कि कितनी दूरी पर कंटूर का जो ये फर्स्ट वाला पॉइंट है, यहाँ का जो बिंदु है, ये हमको ये दूरी मिल गया इस बिंदु से। ये कितना आया हमारा 3.63 मीटर। हमने भुजा AB के साइड में ये जो डिस्टेंस था कंटूर का A से 150.00 कंटूर का जो वो AB के दिशा में हमने निकाल लिया। ये बिंदु कितना दूर है। अब सेम A से D वाले भुजा पर AD भुजा पर ये वाला बिंदु हमको ज्ञात करना है कि कितनी दूर है। तो इसके कैलकुलेशन के लिए सेम वही प्रोसेस हम दोहराएंगे। यहाँ पे जो AD भुजा है उसका भुजा AD बराबर AB चूँकि वर्ग है तो वर्ग की भुजा है तो ये भी 20 मीटर हो गया। अब फिर सेम टू सेम उसी प्रोसेस पे जैसे हमने A और B के बीच तलों का अंतर ज्ञात किया था, A और D के बीच के तलों का अंतर हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो बिंदु A तथा D के तलों का अंतर इक्वल टू, यहाँ पे हम लेंगे 150.30 माइनस 149.60, जो हमारा आ गया घटाने के बाद 0.70 मीटर। तो 0.70 मीटर आ गया A और D के बीच तलों का अंतर। अब हमको यहाँ पे जो निकालना है वो निकालना है बिंदु A से समोच्च रेखा 150 के बीच की दूरी है जो, इसको भी फिर से हमने x मान लिया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि बिंदु A से कंटूर लाइन 150.00 के बीच दूरी निकालनी है, वो क्या हो गया। और उसके बाद हम फिर बिंदु A तथा कंटूर लाइन 150.00 के बीच जो तलों का अंतर है, इन दोनों के बीच तलों का अंतर यानी कंटूर लाइन और इसके बीच जो अंतर है उसको निकालेंगे, जो होगा हमारा 150.00 149.60 ये पिछले वाले के ही बराबर आ गया। अब हम ये भी निकाल लिए। अब हम यहाँ पे क्षैतिज दूरी बटा में A और D के तलों का अंतर। तो क्षैतिज दूरी हमारी जो थी वो कितनी थी 20 मीटर थी और तलों का अंतर हमारा आ गया था A और D के 0.70 और फिर हमको इस वाले के लिए हमने माना था ये दूरी x और इन दोनों के बीच तलों का अंतर 0.40। तो
तो यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो x बराबर 20 गुणे 10.40 बटा में 0.70। ये कैलकुलेट करने के बाद हमारा आ गया 428। तो ये जो दूरी है वो हमारी निकल के आ गई, वो हो गई हमारी 11.428 मीटर। तो ये दूरी इतना हो गया। अब फिर हम देखेंगे समोच्च रेखा 151.00 के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे, जो कि ए बी भुजा पर ही है। उसका ये वाला है पॉइंट जो ए बी भुजा पर ही आ रहा है। तो इसको ए से कितनी दूरी पर है वो कैलकुलेट करेंगे। तो भुजा ए बी बराबर 20 मीटर लिया था हमने। हम अब देखेंगे कि बिंदु ए से बी के बीच में जो कंटूर 151.00 का कंटूर आ रहा है, ये भुजा ए बी पर इस बिंदु पर पड़ रहा है। तो बिंदु ए से ये कंटूर 151 की दूरी कितनी है, उस दूरी को हम कैलकुलेट करेंगे। तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि भुजा ए बी का जो मान था वो 20 मीटर था और बिंदु ए तथा बी के तलों का अंतर हमने पिछली बार निकाला था, वो था 151.80 माइनस 149.60, जो 2.20 मीटर था। हाँ, अब इसके बाद फिर हम बिंदु ए से कंटूर के बीच तलों का अंतर ज्ञात करेंगे। तो बिंदु ए तथा कंटूर 151.00 के बीच तलों का अंतर निकालेंगे। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम वैसे ही, लेकिन इस बार वैल्यू 151.00 माइनस 149.60 हो जाएगा। तो 1.40 मीटर। अब हमको ये भी मिल गया। अब यहाँ पे क्षैतिज दूरी बटा में ए तथा ए और बी के तलों का अंतर, इसी रेशियो पे हम निकाल लेंगे। तो क्षैतिज दूरी हमारी कितनी हो गई, वो 20 मीटर है और तलों का अंतर 2.20 है। ये दूरी हमने मान लिया, फिर से मान लीजिए x1 दूरी ले लिया हमने। तो x1 बटा में हमको ये ए और कंटूर के बीच के तलों का अंतर हमको पता चल गया 1.40 मीटर। तो यहाँ पे 20 गुणे 1.40 बटा में 2.20 x1। तो ये वैल्यू हमारी कैलकुलेट हो गया, आ गई 12.72 मीटर। तो ये x1 निकल गया हमारा। तो ये वाली जो दूरी है वो हमारी आ गई यहाँ से लेके ये दूरी हो गई हमारी 12.7 इस वाले बिंदु तक। ये दूरी हमारी 12.72 मीटर है। तो जैसे हमने यहाँ पे पॉइंट निकाल लिया, ये वाला पॉइंट हमने कैलकुलेट कर लिया, ये वाला पॉइंट हमने कैलकुलेट किया, ये वाला पॉइंट हमने कैलकुलेट किया। तो इसी तरह से हम और जो कंटूर लाइन रहेगा उसका बिंदु मतलब पॉइंट कैलकुलेट करते जाएंगे। और जो बिंदु समान उच्चता वाले बिंदु मिलेंगे, जैसे ये बिंदु आया तो इसको हमने पेंसिल से मार्क करेंगे। हम पेंसिल से मार्क करेंगे। पेंसिल से मार्क करने के बाद मार्क किए गए बिंदुओं को फ्री हैंड मिलाएंगे। फ्री हैंड मिलाते हुए
कंटूर लाइन खींच लेते हैं।